हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम वो महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके व्यापम के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। ये जो प्रैक्टिस सीरीज चलाई जा रही है ये आपके एग्ज़ाम को टारगेट करके चलाई जा रही है। ये तब तक जारी रहेगी जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो आप इस प्रैक्टिस सीरीज से ज़रूर जुड़ें, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से क्या त्वरण की इकाई है? सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड या मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आंसर क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह त्वरण की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, एक हड्डी एक मांसपेशी से किसके द्वारा जुड़ी होती है? टेंडन के द्वारा, तंत्रिका के द्वारा, लिगामेंट के द्वारा या फिर ज्वाइंट के द्वारा या जोड़ के द्वारा। तो हड्डी से मांसपेशी से हड्डी को कौन जोड़ता है? मसल्स टू बोन ये टेंडन के द्वारा जुड़े रहते हैं। टेंडन मांसपेशी से हड्डी को जोड़ता है और जो लिगामेंट होता है ये बोन टू बोन कनेक्शन बनाता है। बोन टू बोन यानी हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम लिगामेंट करता है और मांसपेशी से हड्डी को जोड़ने का काम ये टेंडन करता है। अगला प्रश्न है, उस अजैविक कारक की पहचान कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है। जिसके परिणाम स्वरूप जो खाद्य पदार्थ हैं उनके भंडारण की हानि होती है। बैक्टीरिया, रोडेंट या कृंतक, नमी या फिर दीमक। तो आंसर क्या हो जाएगा? नमी। यहाँ पे अजैविक कारक की बात की है, अजैव कारक जो कि जीवित नहीं है, ये अजैव कारक है, अजैव कारक है। अब बाकी बैक्टीरिया और कृंतक और दीमक हैं, ये भी जो खाद्य पदार्थ हैं इनके संरक्षण को या इनके भंडारण को हानि पहुंचाते हैं, खराब करते हैं। खाद्य पदार्थों को बैक्टीरिया के द्वारा भी, रोडेंट के द्वारा भी और दीमक के द्वारा भी खराब किया जाता है, यानी उसको हानि पहुंचाया जाता है। पर यह अजैव कारक ना होके ये जैव कारक होते हैं। ये कैसे? ये जैव कारक होते हैं और जबकि नमी या मॉइस्चर ये अजैव कारक होती है। अगला प्रश्न है, बाष्पीकरण की दर निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? द्रव के रंग पे, पवन के वेग पे, अनावृत तल क्षेत्रफल पर या फिर वायु की आर्द्रता पर। तो बाष्पीकरण की दर यहाँ पे नहीं पूछा किस पर निर्भर नहीं करती है, तो द्रव के रंग पर निर्भर नहीं करती। अब वो द्रव चाहे काला हो, नीला हो, सफ़ेद हो, किसी भी रंग का हो, बाष्पीकरण की दर रंग पे निर्भर नहीं करती। बाकी पवन के वेग पे निर्भर करती है। अगर पवन का वेग तेज होगा तो बाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। अगर पवन का वेग तेज होगा, हवा तेज होगी तो बाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, अगर हम किसी लिक्विड को थाली पर रखते हैं तो उसमें बाष्पीकरण, फिर उसको हीट देते हैं तो उसमें बाष्पीकरण जल्दी होगा। जबकि अगर किसी लिक्विड को सकरे बर्तन में रखते हैं, ग्लास में रखते हैं, तो उसमें बाष्पीकरण लेट होगा। तो बाष्पीकरण क्षेत्रफल पर या फिर एरिया पर भी डिपेंड करता है। बाष्पीकरण क्षेत्रफल या फिर एरिया पर भी डिपेंड करता है। वायु की आर्द्रता यानी नमी पर भी बाष्पीकरण डिपेंड करता है। नमी होती है तो बाष्पीकरण स्लो हो जाता है या कम हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किसकी उपस्थिति के कारण झींगा और तितली एक ही फाइलम से संबंधित हैं? बाइलेटरल सिमेट्री, ज्वाइंट लेग्स, एंटीना या फिर सेगमेंटेड बॉडी। तो कौन सी ऐसी जो रीजन है जो कि झींगा और तितलियों में सेम होता है? बाइलेटरल सिमेट्री या फिर ज्वाइंट लेग। तो आंसर क्या हो जाएगा? ज्वाइंट लेग या फिर संयुक्त पैर। अब जो संयुक्त पैर है ये किस में होता है? तो ये आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों में होता है। आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों में ज्वाइंट लेग्स पाए जाते हैं। अब आर्थ्रोपोडा संघ क्या होता है? तो आर्थ्रोपोडा में इसमें ऐसे इस संघ में ऐसे जीव आते हैं जिनके पैर आपस में जुड़े होते हैं, यानी इनमें संयुक्त पैर पाया जाता है।
संयुक्त पैर और साथ ही संयुक्त पैर के 3 युग्म पाए जाते हैं या 3 जोड़ी पाए जाते हैं। तो आर्थ्रोपोडा संघ में ऐसे जीव आते हैं जिनके पैर आपस में जुड़े होते हैं, अर्थात इनमें संयुक्त पैर से पाए जाते हैं और संयुक्त पैरों में भी इनके 3 युग्म या 3 जोड़ी पाए जाते हैं। इस समूह के जो प्राणी हैं इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है। 3 भाग में शरीर बटा होता है। पहला होता है सिर, दूसरा होता है मध्य भाग और तीसरा होता है पैर। 3 भागों में इनका शरीर बटा होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम या सबसे बड़ा संघ माना जाता है। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ होता है। ये इसमें जो इस संघ में जो जीव होते हैं वो परपोषी होते हैं। परपोषी यानी वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, यानी भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं। ये हो गई आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों की विशेषता। ये जो आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं ये हवा, जमीन एवं पानी, जल, थल सब में रह सकते हैं। तो ये हवा, जमीन एवं पानी सभी जगह में यह रह सकते हैं। जितने भी कीट संवर्ग यानी इंसेक्ट होते हैं वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें कीट आते हैं, जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो इसी संघ में आते हैं, इसी फाइलम में आते हैं। और कीटों में श्वसन ट्रैकिया के माध्यम से होता है। कीटों में श्वसन ट्रैकिया के माध्यम से होता है। अब आर्थ्रोपोडा संघ के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल उदाहरण क्या हो जाएगा, तो इसमें पहले आ जाएगी मकड़ी। मकड़ी, मादा मकड़ी को ही ब्लैक विडो कहा जाता है। ब्लैक विडो मादा मकड़ी को कहा जाता है। मकड़ी के 8 पैर होते हैं, 8 पैर होते हैं और 4 जोड़ी आंखें होती हैं। कितने? 4 जोड़ी आंख होती हैं। दूसरा आ जाएगा तिलचट्टा या फिर इसको कॉकरोच भी बोलते हैं। कॉकरोच, इसमें सफ़ेद रक्त पाया जाता है, सफ़ेद रक्त पाया जाता है। साथ ही जो कॉकरोच है इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं, 3 जोड़ी पैर होते हैं और 13 कक्ष होते हैं इसके हृदय में। इसके हार्ट में 13 चैम्बर या 13 कक्ष होते हैं। कॉकरोच ट्रैकिया के माध्यम से श्वसन करता है, ट्रैकिया के माध्यम से श्वसन करता है। अगला एग्जाम्पल है बिच्छू। बिच्छू, इसमें बुक लंग्स पाए जाते हैं, बुक लंग्स पाए जाते हैं और इसमें बिच्छू में 4 जोड़ी पैर होते हैं। आर्थ्रोपोडा में ही मक्खी आती है, सिल्वर फिश है, झींगा मछली है, केकड़ा, टिड्डा, माइक, टिक, मच्छर, ये सारे आर्थ्रोपोडा के ही एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से? मक्खी, सिल्वर फिश, झींगा मछली, केकड़ा, ये सारे, और साथ ही मच्छर, ये सारे आर्थ्रोपोडा संघ के ही एग्जाम्पल हैं, उसी के अंतर्गत आने वाले जीव हैं। मच्छर है, मच्छर में 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, 3 जोड़ी पैर मच्छर में पाए जाते हैं। और जो दीमक, मधुमक्खी और चींटी होती है इन तीनों को सामाजिक एवं पारिवारिक संरचना, इन तीनों में सामाजिक एवं पारिवारिक संरचना पाई जाती है। किसमें? दीमक में, मधुमक्खी में और चींटी में। दीमक, मधुमक्खी और चींटी, इन सभी में सामाजिक एवं पारिवारिक संरचना पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
जब एक चींटी काटती है तो त्वचा में किस अम्ल को अंतःक्षिप्त करती है? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल? तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल ये अम्लीय वर्षा और प्रयोगशाला में पाया जाता है। अम्लीय वर्षा और प्रयोगशाला में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल यह ज्वालामुखी, अम्लीय वर्षा, ज्वालामुखी, अम्लीय वर्षा और साथ ही उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल ये उसमें चींटियों के डंक में या फिर कीटों में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल ये सिरके में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है? तापमान बढ़ता है, दाब बढ़ता है, तापमान बढ़ता है लेकिन दाब कम होता है, तापमान और दाब दोनों घटते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? तापमान और दाब दोनों घटते हैं। जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, मतलब जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो ऊंचाई बढ़ती है। अब देखते हैं ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में क्या प्रभाव पड़ता है और दाब में क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ऊंचाई बढ़ती है, तो ऊंचाई जितनी बढ़ती जाएगी तापमान उतना ही कम होता जाता है। ऊंचाई बढ़ने पे टेम्परेचर कम होता जाता है। माना जाता है कि औसतन 165 मीटर ऊपर जाने पर 165 मीटर ऊपर जाने पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, अगर हम समुद्र तल पर हैं और यहाँ पे तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, ये समुद्र तल का तापमान है, और अगर हम 1650 मीटर ऊपर की ओर जा रहे हैं तो लगभग, अगर हम 1650 मीटर ऊंचाई चढ़े तो वहाँ का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। कैसे? 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस तो 1650 मीटर में 10 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। ये हुआ तापमान का प्रभाव ऊंचाई बढ़ने पर। अब दाब पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊंचाई बढ़ने पर दाब जो है यह भी कम होता जाता है। दाब क्या है? ये वायुमंडलीय परत है, इसी को तो हम दाब बोलते हैं। मान लेते हैं कि ये ज़मीन है, पृथ्वी है, और ये उससे नीचे ये समुद्र तल है और ये पहाड़ है। तो सबसे ज़्यादा दाब कहाँ होगा और सबसे कम दाब कहाँ होगा? जितने ही परतें बढ़ती जाएंगी उतना ही दाब बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा दाब कहाँ पे होगा? यहाँ पे ए पॉइंट, इसको नाम देते हैं समुद्र तल को, पृथ्वी को हम दे देते हैं बी पॉइंट और पहाड़ को हम बोल देते हैं सी पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा दाब कहाँ पे होगा? ए पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर की लेयर ज़्यादा है, यहाँ पे वायुमंडलीय परत ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा वायुमंडलीय परत होगी उतना ही ज़्यादा दाब बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा दाब कहाँ होगा? ए पॉइंट पर होगा। फिर बीच में सबसे कम दाब कहाँ होगा? सबसे कम दाब होगा पहाड़ों में, क्योंकि यहाँ पे कम ही वायुमंडलीय परत रह पाएंगी। और बीचों बीच का तापमान कहाँ पे होगा, दाब कहाँ पे होगा? तो वह बी पॉइंट पे होगा, यानी पृथ्वी पे होगा। पृथ्वी पे बीचों बीच दाब होगा। और सबसे कम दाब कहाँ पे होगा? पहाड़ों पे। तो जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो ऊंचाई पे जाने पे दाब भी क्या होता है? घटता जाता है। शॉर्ट में समझे तो क्या होगा? अगर ऊंचाई बढ़ी तो तापमान घटेगा, तापमान घट गया और दाब भी, यह भी घट जाता है। यानी तापमान और दाब दोनों ऊंचाई बढ़ने पे घट जाते हैं। अगला प्रश्न है, शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को संग्रहित करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ पर तैयार किया जाता है? ध्यान से पढ़िएगा, इस प्रश्न को पूछा है कि इस पौधे में भोजन कहाँ पर तैयार किया जाता है। शकरकंद की नहीं बात की है, पौधे की बात की है कि यहाँ पे भोजन कहाँ पर तैयार किया जाता है। पत्ते में,
फल में, तने में या फिर जड़ में? तो आंसर क्या हो जाएगा? पत्ते में, क्योंकि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये ग्रीन पार्ट में, पौधों के ग्रीन पार्ट में संपन्न होती है। अब ग्रीन पार्ट में मोस्टली तो ये लीव्स ही आ जाते हैं, मोस्टली लीव्स आ जाएंगे। कुछ कंडीशन में स्टेम भी आ जाता है, यानी तना भी आता है, पर मोस्टली पत्तों के द्वारा पौधों में भोजन तैयार किया जाता है। अब जो शकरकंद है यह एक अपस्थानिक जड़ है। शकरकंद यह एक प्रकार का अपस्थानिक जड़ है, यानी एडवेंटिटियस रूट है। अपस्थानिक जड़ होता है। यह भोजन के संग्रहण के लिए मॉडिफाइड हो जाता है। तो भोजन के संग्रहण के लिए यह ट्यूबरकुलेटेड रूट में मॉडिफाइड हो जाता है या रूपांतरित हो जाता है। ट्यूबरकुलेटेड रूट में रूपांतरित हो जाता है या ट्यूबरकुलेटेड जड़ में रूपांतरित होता है। किसके लिए? भोजन के संग्रहण के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उल्टा, बड़ा, वास्तविक या फिर सीधा? आंसर क्या हो जाएगा? सीधा। अब समतल दर्पण के बारे में देख लेते हैं। समतल दर्पण यह वस्तु के ऊंचाई के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु जितनी ऊंची होगी प्रतिबिंब भी उतना ऊंचा होगा। मान लेते हैं अगर वस्तु 20 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब भी, इमेज भी 20 सेंटीमीटर का बनेगा। तो पहली बात, यह वस्तु के ऊंचाई के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। दूरी भी समान होती है, दूरी समान होती है। जितनी दूरी दर्पण से, मान लो दर्पण है, मिरर है, समतल मिरर है, तो जितनी दूर पे ये वस्तु रखी होगी, जितनी दूर पे वस्तु रखी होगी उतनी ही दूर पे इमेज बनेगा। मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर दूर पे रखी है तो ये 10 सेंटीमीटर दूर पे क्या होगा? इमेज भी बनेगी। तीसरा क्या होता है कि समतल दर्पण आभासी और सीधा इमेज बनाता है। यह आभासी इमेज बनाएगा। आभासी यानी दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे जो भी इमेज बनती है वो आभासी होती है। आभासी और सीधा इमेज बनाता है। साथ ही यह लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है, यानी पार्श्वीय उल्टा, लेटरली इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन करता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? ये लेफ्ट को राइट में बदल देगा और राइट को लेफ्ट में बदल देता है। लेफ्ट पार्ट को राइट में और राइट पार्ट को लेफ्ट में बदल देता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक अकेंद्रकीय कोशिका है? वसा कोशिका, ओवम कोशिका, अस्थि कोशिका या मानव लाल रक्त कोशिका? तो अकेंद्रकीय का मतलब क्या होता है? ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक उपस्थित ना हो, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मानव की लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी। मानव के ह्यूमन आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, सिर्फ ऊंट और लामा की आरबीसी को छोड़ के। ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऊष्मा किसके द्वारा संचारित होती है? ठोस के द्वारा, द्रव के द्वारा, गैस के द्वारा या फिर तीनों में? तो ऊष्मा संचरण की 3 विधि होती है। एक होती है चालन, एक होती है संवहन और एक होती है विकिरण। तो ये चालन, ये सबसे धीमी प्रक्रिया है। यह ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी प्रक्रिया होती है, सबसे धीमी प्रक्रिया होती है। जनरली ये ठोस, गैस और तरल यानी लिक्विड तीनों में हो सकती है।
ठोस, लिक्विड और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में हो सकती है, पर ठोसों में सिर्फ चालन प्रक्रिया के द्वारा ही ऊष्मा का संचरण होता है। ठोस में सिर्फ चालन प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। संवहन ये जनरली लिक्विड में होता है। संवहन ये लिक्विड में होता है, यानी तरल में होता है। संवहन में क्या होता है, जो नीचे के अणु हैं वो हल्के होके चले जाते हैं। जब हीट दी जाती है तो जो नीचे के अणु हैं वो हल्के होके ऊपर हो जाते हैं और नीचे कम घनत्व का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे कम घनत्व का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ऊपर के जो भारी मॉलिक्यूल हैं लिक्विड के वो नीचे चले जाते हैं। तो ऐसे ही ऊष्मा का संचरण होता रहता है। विकिरण ये रेडियो एक्टिविटी के द्वारा विकिरण का ऊष्मा का संचरण करता है। यह इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक ये सूर्य का प्रकाश ना बोल के सूर्य की गर्मी जो हीट है वो पृथ्वी तक विकिरण के माध्यम से ही आती है। ये विकिरण के माध्यम से ही आती है। तो ये तीनों ऊष्मा संचरण की एक विधि है, पर सबसे अधिक ऊष्मा का संचरण ठोस के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा संरक्षण का नियम किसने दिया? यहाँ पे ऊष्मा नहीं ऊर्जा होगा। यहाँ पे ऊर्जा होगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया? जूल और मेयर ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जे थॉमसन ने या फिर आइंस्टीन ने? आंसर क्या हो जाएगा? जूल और मेयर ने। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता क्या है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल दिए या फिर गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदल दिए। इसको नष्ट नहीं किए और ना ही इसको क्रिएट किए, बस एक रूप से इसको दूसरे रूप में बदल दिए। इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है और इसका प्रतिपादन पहले कौन किया था? मेयर ने किए 1842 में। 1842 में मेयर ने ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में बताया था। इसके बाद जेम्स प्रेस्कट जूल ने बाद में इसके बारे में ऊर्जा संरक्षण के नियम को बताया था। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का प्रतिपादन जूल और मेयर दोनों को माना जाता है कि इन दोनों ने ऊर्जा संरक्षण नियम का प्रतिपादन किया है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के बारे में बताया था। इन्होंने बिजली के बारे में और साथ ही आवेश के बारे में बताया। इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज के बारे में, चार्ज कंजर्वेशन के बारे में बताया था, आवेश संरक्षण के बारे में बताया था। जे थॉमसन ने, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और जो आइंस्टीन थे, अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। एक फॉर्मूला दिया था इन्होंने, E = mc², यानी द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध के बारे में बताया था। किन्होंने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं, निम्न में से कौन सा है? ग्लूकोज, स्टार्च, सेल्यूलोज या फिर लैक्टोज?
तो आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज। ग्लूकोज यह तुरंत एनर्जी देता है, ग्लूकोज तुरंत एनर्जी देता है। और साथ ही ये मोनोसैकेराइड है। क्या है? ये एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है। और जो लैक्टोज है, लैक्टोज इसको दुग्ध की शर्करा या फिर मिल्क शुगर कहा जाता है। यह पॉली नहीं, यह डाइसैकेराइड है। ये क्या है? डाइसैकेराइड है। स्टार्च यह पादपों में संग्रहित होता है, यानी पौधों में संग्रहित भोजन होता है। पौधों का संग्रहित भोजन होता है, यानी पौधों में जो भोजन संचित होता है वह स्टार्च के रूप में संचित होता है। और स्टार्च गेहूं, चावल, आलू या फिर कैप्सूल का जो आवरण होता है वो स्टार्च का बना होता है। अब आया सेलुलोज। सेलुलोज यह बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको ग्लूकोज का बहुलक कहा जाता है। ग्लूकोज का बहुलक। और यह एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है। सेलुलोज एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है। जो पौधों की कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, वो सेलुलोज की मिलके सेलुलोज की ही बनी होती है। अब मनुष्यों में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, जबकि जो जानवर होते हैं उनमें सेलुलोज का पाचन हो जाता है, क्योंकि जानवरों की आंत में एक ई कोलाई बैक्टीरिया पाई जाती है। जानवर में ई कोलाई बैक्टीरिया पाई जाती है। जो ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, यह सेलुलोज के पाचन के लिए एक एंजाइम को निकालती है, जिसकी वजह से जानवर में सेलुलोज का पाचन हो जाता है, पर इंसानों में, मनुष्यों में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। सेलुलोज रेयान में, रेशा में, कपास में, लकड़ी में, घास में आदि में पाया जाता है। सेलुलोज कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो यह रेयान में, रेशा, कपास और लकड़ी, घास, इन सब में सेलुलोज पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वायरस के कारण न होने वाली बीमारी की पहचान कीजिए। टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, एड्स और डेंगू बुखार। तो आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड। यह वायरस के कारण न होकर यह बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है। यह बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है। जो टाइफाइड है इसको आंत्र ज्वर भी कहते हैं। यह साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा होती है। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होती है। इसमें टाइफाइड में लगभग 39 to 40 डिग्री सेल्सियस बुखार रहता है। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस बुखार होता है। साथ ही कब्ज रहता है, कब्ज, सिर दर्द और भूख नहीं लगती है। ये लक्षण है टाइफाइड के। और आमाशय में दर्द रहता है, आमाशय में दर्द रहता है। टाइफाइड के लिए ही विडाल परीक्षण किया जाता है। विडाल टेस्ट ये टाइफाइड में किया जाता है। अब टाइफाइड में प्रभावित अंग क्या होंगे? तो टाइफाइड ये कंटेमिनेटेड फूड से होता है, यानी संदूषित भोजन के द्वारा होता है। तो ये जो संदूषित भोजन है ये आंत में प्रवेश करता है और आंत से रक्त के द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है। तो इससे जनरली आंत प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? आंत। और साथ ही पूरी बॉडी प्रभावित होती है। कुछ और हैं बीमारियां जो बैक्टीरिया के कारण होती हैं, जैसे न्यूमोनिया, ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के द्वारा होती है। दूसरा है डिप्थीरिया। तीसरा है कुकर या काली खांसी, इसको बोलते हैं काली खांसी।
इसको 100 डे कफ भी कहा जाता है। 100 डे कफ इसको कहा जाता है। अगली बीमारी हो जाएगी हैजा या कॉलेरा और साथ में टीबी। इसको तपेदिक रोग भी कहा जाता है, क्षय या फिर तपेदिक रोग। तो ये सारी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी हैं। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। अगला प्रश्न है, मानव कान डैश डैश की ध्वनि आवृत्ति का पता नहीं लगा सकता। 2000 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज या फिर 20 हर्ट्ज से कम। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से कम। ये जो ध्वनि होती हैं यह अपश्रव्य ध्वनि होती हैं, जिनको सुना नहीं जा सकता है। अश्रव्य ध्वनि क्या होती हैं? तो जो 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज के बराबर होती हैं, तो इनको श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। इनको श्रव्य ध्वनि, जिनको कि सुना जा सकता है, श्रव्य ध्वनि कहलाती हैं। अब पराश्रव्य ध्वनि कौन सी होती हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से जो ज़्यादा की ध्वनि होती हैं, ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि होती हैं, वह पराश्रव्य ध्वनि कहलाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित प्रक्रिया में कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होती है? लोहे में जंग लगना, भोजन का पाचन, बारिश होने पर बिजली का चमकना या फिर बादलों का निर्माण करना। तो रासायनिक प्रक्रिया ना होगी तो क्या होगी? वो भौतिक प्रक्रिया या फिर फिजिकल भौतिक परिवर्तन, प्रक्रिया नहीं परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन होगा या फिर उसको फिजिकल चेंजेस कहा जाता है। तो बादलों का निर्माण यह रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज ना होके या भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज होता है, यह भौतिक परिवर्तन है। अब बादलों का निर्माण होता कैसे है? तो बादलों का निर्माण संघनन प्रक्रिया द्वारा होता है। संघनन या फिर कंडेंसेशन प्रक्रिया के द्वारा होता है। संघनन प्रक्रिया में इसमें जलवाष्प जो हवा में मौजूद धूल कण हैं या फिर धुएं के कण हैं, ये जमकर छोटे छोटे एक टाइनी वाटर ड्रॉपलेट बना लेते हैं, यानी छोटे छोटे जलकण बना लेते हैं। यही क्रिया क्या कहलाती है? संघनन। तो इसमें हवा में मौजूद धूल कण या फिर धुएं या फिर कोई भी जो पराग कण हैं, ये जमकर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट यानी छोटे छोटे जलकण बना लेते हैं। इसी प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। अब संघनन से ही बादलों का निर्माण होता है। तो जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट हैं, यही ड्रॉपलेट इकट्ठा होकर जमकर मिलकर क्या बनाते हैं? बादल का निर्माण करते हैं। यही ड्रॉपलेट मिलकर बादल का निर्माण करते हैं। और जब ये आपस में जुड़कर बड़े हो जाते हैं और भारी हो जाते हैं, तो बारिश के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? बाष्पीकरण होता है। बाष्पीकरण से हवा ऊपर की ओर उठने लगेगी। सबसे पहले बाष्पीकरण होगा। उसके बाद हवा ऊपर उठेगी, फिर वह ठंडी होगी। हवा ठंडी होगी। ठंडी होने के बाद उसमें संघनन होगा यानी कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होने के बाद बादल का निर्माण होगा। और बादल के निर्माण होने के बाद बारिश हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बारिश हो जाएगी।
फिर यह बारिश का पानी बाष्पीकरण होगा, हवा ऊपर उठेगी, ठंडी होगी हवा, संघनन होगा, संघनन के बाद बादल का निर्माण होगा, फिर जाके जब बादल बड़े बादल के रूप में बन जाएंगे तो यह फिर से वर्षा के रूप में नीचे आ जाते हैं। तो यह प्रक्रिया चलती रहती है। आज हम आपके लिए कुछ वन लाइनर प्रश्नों को भी लेके आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए इनको भी फटाफट से देख लेते हैं। मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जल और खनिज लवण का परिवहन जाइलम द्वारा होता है और भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव संकेत करता है कि पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर की ओर चुंबक का उत्तरी ध्रुव संकेत करता है। दही जमाने वाला जीवाणु है लैक्टोबैसिलस। पेट में पाए जाने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर में मापी जाती है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। पाचन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? तो पाचन तंत्र का प्रमुख अंग छोटी आंत है। ये इसका वन लाइनर क्वेश्चन का क्विक रिवीजन किए हैं, तो इसको भी आप देखे जाइएगा। ये एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।